जिसकी वजह से देश में अछूत पैदा किए गए, अनटचेबल पैदा किए, छूने लायक भी लोग नहीं है ऐसे पैदा किए गए। ऐसे लोग 18% है। तो अगर 100 करोड़ जनसंख्या माना जाए तो 18 करोड़ लोग हैं। और ये व्यवहार उनके साथ 2-2.5 हजार साल से हो रहा है। तो एक फाइल्स जो है वो मूल निवासी अछूत लोगों की बनाई जा सकती है। से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित है। हम लोग देख रहे हैं देश भर में तमाम तरीके के भी समस्याएं और तमाम तरीके के जो समस्याएं निर्माण की जा रही है, उसी के ऊपर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी हम लोग सर एक चीज़ ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर रामनवमी के दिन देश भर में जो दंगे फसाद हुए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण लोग हैं, अब ये केंद्र की सत्ता पर बीजेपी के नाम से काबिज है, मगर किसी समस्याओं का समाधान करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो लोग जो है वो सवाल पूछेंगे। और 2014 से वो सत्ता में है और आज की तारीख 22 हो रही है। तो लोगों को ऐसा दिख रहा है कि कोई समस्या का समाधान होता तो दिख नहीं रहा है। तो धीरे धीरे लोगों का असंतोष बढ़ रहा है। असंतोष बढ़ रहा है तो उनको लगता है कि 2024 के चुनाव के लिए ये घातक हो सकता है और विरोधी पार्टी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, ये एक समस्या उनके सामने खड़ी है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनका पुराना फार्मूला जो हिंदू मुसलमान का मामला बनाने के लिए उन्होंने फिर रामनवमी का बहाना ढूंढकर रामनवमी के माध्यम से फसादात करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। और इस वजह से ये फसादात जो है ये एक ध्रुवीकरण का हिस्सा है, ताकि चुनाव में लोग अपनी समस्याओं के बारे में सोचकर विचार करके वोट ना डालें, बल्कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वोट डालें। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा होगा, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को फायदा होगा। ये सारी बातें। इसमें एक बात अभी हमने जो देखी है कि बड़े पैमाने पर बुलडोज़र चलाने का काम किया जा रहा है। जो मुस्लिम बस्ती है वहाँ पर बुलडोज़र चलाने का काम किया जा रहा है। तो अभी तक तो केवल बुलडोज़र बाबा सुने थे, अभी मध्य प्रदेश में बुलडोज़र मामा भी आ गए हैं। इस पर क्या कहें? हाँ, ये एक अच्छी बात आ गई है कि अब तक हम लोग बुलडोज़र बाबा ही देख रहे थे, अब बुलडोज़र मामा भी सही। इस बारे में मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना ज़्यादा मुसलमानों पर बुलडोज़र चला सकता है। कंपटीशन चल रहा है। इस कंपटीशन का राजनीतिक फ़ायदा भी है। दूसरी बात है, हैरान करने की बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिनके बच्चे जेल में है उनके विरोध में एफआईआर काटा गया। उनके एफआईआर में नाम है कि वो फसाद में शामिल थी, जबकि वो जेल में है। और उसके आधार पर उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया गया। तो बच्चों की जो माँ है वो उसने बयान दिया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी कोई बात सुनी नहीं गई। उसमें विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो घर दिए गए थे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए गए थे उस पर बुलडोज़र चलाया गया। तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री पर ही बुलडोज़र चलाया गया। बड़ी हैरान करने वाली बात है और मानव अधिकार का उल्लंघन है।
तो इसके विरोध में हम लोग कोर्ट में भी जाने का प्लान बना रहे हैं, उसका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इस बात को उठाया जा सके। मगर एक बात इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि SC ST OBC के लोगों का इस फसाद में मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल किया जा रहा है। हर बार की तरह इन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक नेतृत्व भी मध्य प्रदेश का OBC है, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। जो कैडर के लेवल पर जो बजरंग दल के लोग हैं वो भी सारे के सारे हमारे SC ST OBC के लोग हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कहीं पर भी कोई धर्म नज़र नहीं आता है। जो नज़र आता है वो वोटों का ध्रुवीकरण, ताकि अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बनाया जा सके और राजनीति पर काबिज हो सके। एक मूवी भी अभी हाल ही में रिलीज हुई है, द कश्मीर फाइल। उसको सरकार टैक्स फ्री की बात कर रही है अलग अलग राज्यों में, और साथ ही साथ में खुद प्रधानमंत्री देश के वो भी उसका प्रमोशन कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे माहौल में इसको आप किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री का ये आचरण बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि कश्मीर में जो कश्मीर फाइल्स बनाई गई है तो वहाँ जिन ब्राह्मणों के साथ बीजेपी के लोग उनको हिंदू कहते हैं मगर वो ब्राह्मण लोग हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो ब्राह्मण होने के बावजूद भी नहीं होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, नहीं होना चाहिए। मगर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 लाख के आसपास से ज़्यादा नहीं। मगर जो देश में ब्राह्मण धर्म के अनुसार जिसकी वजह से देश में अछूत पैदा किए गए, अनटचेबल पैदा किए, छूने लायक भी लोग नहीं है ऐसे पैदा किए गए, ऐसे लोग 18% हैं। तो अगर 100 करोड़ जनसंख्या माना जाए तो 18 करोड़ लोग हैं, और ये व्यवहार उनके साथ 2-2.5 हजार साल से हो रहा है। तो एक फाइल्स जो है वो मूल निवासी अछूत लोगों की बनाई जा सकती है बहुत बड़े पैमाने पर, जिसमें इतना भयंकर अपराध की जो है हजारों सालों से 2-2.5 हजार साल से ये अपराध बताया जा सकता है इनका। तो इसके बारे में तो कोई बात हो नहीं रही है। मगर 1 लाख के करीब जो ब्राह्मण है उनके साथ अन्याय हुआ, आधा सत्य वहाँ बताएगा फिल्म में, आधा सत्य। और आधा सत्य जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और वो बीजेपी के लिए, RSS के लिए फेवरेबल बात वहाँ की गई है। इसलिए हो सकता है कि वो लोग जो है फाइनेंस करने वाले लोग भी उनको वही लोग हो। अभी हमें तो वेरिफिकेशन नहीं किया है, मगर ऐसा हो सकता है क्योंकि वही लोग प्रमोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए वो प्रमोट कर रहे हैं, तो हैरान करने वाली बात है। हाँ हाँ, मतलब वो सारे लोगों का इस्तेमाल किया गया है। उसमें हीरो हीरोइन बनाने वाला ब्राह्मण, फाइनेंस वाला ब्राह्मण, वो सारे जो ये जो है कलाकार वो भी ब्राह्मण है, और जो तथ्य लिखने वाले, स्टोरी लिखने वाले, डायलॉग लिखने वाले, वो सारे के सारे वही लोग। सर इसमें एक बड़ा ये हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने के लिए कि ये लोग जो मुसलमान जो है ये बड़े अत्याचार करने वाले लोग हैं, इनके साथ भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा प्रमोट करने का मामला बहुत ज़्यादा गलत बात है। आखिर मुस्लिमों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि हिंदू मुसलमान की वजह से जो 74.5% SC ST OBC के लोग हैं उनका हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण किया जा सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द का उपयोग करने पर बैन लगाया हुआ है। हिंदी शब्द जो है वो गाली गलौज वाला शब्द है, और सरकारी महकमे में इस शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसी बीच में जो है अभी हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो हनुमान चालीसा वर्सेस नमाज का जो मामला चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, हनुमान चालीसा राज ठाकरे के द्वारा जो बवाल खड़ा किया जा रहा है वो 2024, अभी 22 चल रहा है, 2024 में विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव है, और
शिवसेना को वो कमज़ोर करना चाहते हैं और राज ठाकरे को उठाना चाहते हैं, ताकि बाद में चुनाव में उसके साथ गठबंधन किया जा सके। अभी बाई इलेक्शन में 5 विधानसभा का चुनाव, 5 जगह बीजेपी हार गई, तो उनको लगता है कि लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में हमारी बुरी हालत होगी, तो इसके लिए राज ठाकरे को प्रमोट किया जा रहा है। उसकी सारी प्रचार आगाड़ी बीजेपी वाले संभाल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि तुम जो है मस्जिद के पास जाकर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हारे मंदिर में पढ़ो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। किसी मुसलमान ने तुम फटाके फोड़ते दिवाली में, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लिया। धुली में बम मारते हो, ऑब्जेक्शन नहीं लिया। डांडिया रात के 2 बजे तक खेलते रहते हो, कोई मुसलमान ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। उनके ऊपर भी तो असर पड़ता होगा उसका। पोल्यूशन होता हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है पोल्यूशन हो रहा है, फिर भी आप कर रहे हो। मुसलमान ने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और तुम्हारे मंदिर में अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हो तो किसी मुसलमान ने कोई आज तक ऑब्जेक्शन नहीं लिया, पढ़ो। तुम्हारे धर्म का मामला है, तुमको करने की पूरी आज़ादी है। मगर ये धर्म का मामला नहीं है, राजनीति का मामला है। राजनीतिकरण करना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, राज ठाकरे को चुनौती देकर कहता हूँ कि उसको ये हनुमान चालीसा याद भी नहीं होगा। वो बुद्धिमान आदमी है, मैं मानता हूँ, मगर उसको हनुमान चालीसा याद नहीं। जैसे अभी जो माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, इसी बीच में जो पूर्व के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनका एक बयान आया है कि ब्राह्मणों का डीएनए और आदिवासियों का डीएनए एक ही है। एक ब्राह्मण को ऐसा कहने का अधिकार नहीं है आदिवासी के डीएनए के बारे में। आदिवासी के लोगों को कहने दो ना कि आदिवासी का डीएनए और ब्राह्मण का डीएनए एक है, मगर ऐसा है नहीं। डीएनए का जो रिपोर्ट है कहता है वो ऐसा है नहीं है। ब्राह्मण का डीएनए अलग है, आदिवासी का डीएनए अलग है। डीएनए साइंस ने ये कहा है। या तो डॉक्टर अपना ये जो फडणवीस है उसको डीएनए क्या है पता नहीं है, और अगर पता है तो झूठ बोलने का काम कर रहा है। वैसे भी आदिवासी की तरफ से फडणवीस को बोलने का अधिकार नहीं, वो आदिवासी का प्रतिनिधि नहीं है। आदिवासी कह सकते हैं, फिर उसको जवाब देना पड़ेगा कि आदिवासी का डीएनए और ब्राह्मण का डीएनए एक है। उनके पार्टी में भी बहुत सारे आदिवासी हैं, मगर ये बोलने के लिए कोई राजी नहीं हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी हम लोग सर सोशल सारा का सारा हमने जो जागृति की हुई सारे देश भर में डीएनए के बारे में, इसकी वजह से उनको समस्या आ रही है। उनको ये लग रहा है कि कई साल अंग्रेजों की तरह हम लोगों को भी तो जाना नहीं पड़ेगा भारत छोड़ के, ऐसा डर सता रहा है उनको। मगर हम तो उनको जाने के लिए नहीं कह रहे। डीएनए के अनुसार तुम विदेशी हो, अंग्रेज भी विदेशी थे, मगर तुम भारत छोड़कर जाओ, हमारा ऐसा कोई अभियान नहीं है। इस बीच सर हम लोग एक चीज़ ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में बामसेप को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। आप ज़मीनी स्तर पर काम किए हुए हैं और आपके जो है अभी सभी राज्यों में मीटिंग्स भी हुई है, क्या प्रभाव पड़ा है इस सब चीज़? नहीं, जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती है सोशल मीडिया को आधार बनाकर, जो भ्रांति फैलाने वाले लोग हैं वो सोशल मीडिया में बहुत सारा झूठ बोल रहे हैं। तो हमारे लोगों को सोशल मीडिया में फैलाया जाने वाला जो झूठ है, उस झूठ को वेरिफिकेशन किए बगैर नहीं स्वीकार करना चाहिए। जो लोग बगैर वेरिफिकेशन के इस बात को स्वीकार करेंगे, उनका इस्तेमाल हुआ पहले भी आगे भी होगा, और फिर उनके ऊपर 2-3 साल में वो सच्चाई सामने आ जाएगी और उनको पश्चाताप होगा। ऐसा पहले लोगों को भी हुआ और हम लोगों को उन लोगों को एक्टिव करने के लिए उनको अनुमति देना पड़ा। तो ऐसे लोगों को हमारा ये कहना है कि आप बगैर वेरिफिकेशन को, मतलब फॉर एग्जांपल लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भवन मेश्राम ने कांग्रेस से 21 करोड़ रुपए लिया, तो मैं ये कहता हूँ 21 कौड़ी लिया, अगर इसका कोई सबूत दे सकता, कौड़ी समझते हो, 21 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 21 कौड़ी दिया, अगर इसका कोई सबूत दे सकता है तो ये मैं छोड़ छाड़ दूंगा। दूसरा, हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस के साथ समझौता किया,
इसका कोई सबूत दे सकते हैं। कांग्रेस का प्रचार करने के लिए हमने कोई काम किया, इसका प्रचार दे सकते हैं। कांग्रेस का चुनाव में वोट परसेंटेज हमारी वजह से बढ़ गया, ऐसा कोई सबूत दे सकते हैं। मगर कांग्रेस को 2.38% वोट पड़ा, पिछली विधानसभा में 6.25% वोट पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा घट गया। तो किसी भी मापदंड में यह सही नहीं है। मगर लोगों के दिमाग पर प्रभाव इस बात का इसलिए पड़ता है क्योंकि वो लोग जो है वेरिफिकेशन करने की कुवत नहीं रखते। दूसरा, वेरिफिकेशन करना चाहिए ये जानकारी नहीं है किसी भी बात को स्वीकार करने के लिए। इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो कुछ लोग वैसे ही अपने पर्सनल मकसद के लिए आते हैं, उनके लिए अनुकूल परिस्थिति है। दूसरा, अभी कुछ लोग नए नए लोग हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है सिख से। वो किसी ने, बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग भी नहीं अटेंड किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग तो बहुत कम लोगों ने किया, तो उनके पास में समझदारी नहीं है। तो इसका परिणाम और प्रभाव होता है। तो हम लोग उसको काउंटर करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए हम लोग लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और लोगों को समझ में भी आ रहा है। आरोप लग रहा है कि वामन मेश्राम तानाशाह हो गए हैं। कोई भी तानाशाह जो है वो सवाल जवाब नहीं कर, मतलब जवाब नहीं देता, डंडे चलाता है। तो मेरे तो कोई भी मीटिंग बगैर सवाल जवाब की खत्म नहीं होती। मगर मातंग ने जो 5 तारीख को मीटिंग की, वहाँ नितिन कांबड़े ने सवाल पूछा, उसको भगाया गया। तानाशाह तो वो लोग तरीका अपना रहे, मैं तो सवाल जवाब कर रहा हूँ। जो तानाशाह होता है वो जवाब नहीं देता, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अभी भारत बंद जो है ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर के, ईवीएम को लेकर के भारत बंद किया जा रहा है, और आप खुद भी अभी दौरे पर थे, काफ़ी राज्यों में आपके कार्यक्रम हुए हैं। कैसा लोगों का रिस्पांस आ रहा है इस सब? अब इस दिशा में लोगों की तैयारी जो है पर्याप्त होती हुई, मतलब कम तैयारी है। अब हम इस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए, लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए करेंगे। संभवतः लोगों का ध्यान मई महीने में इस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। वैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन की तैयारी का मामला है, ज़्यादा लंबा मामला नहीं, क्योंकि पुराना तजर्बा है हमारे लोगों के पास 2-2 बार भारत बंद करने का। वो हो जाएगा, हम करेंगे। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं और जो कार्यकर्ता आपके देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? जो सही और सच्चा कार्यकर्ता होता है वो संकट काल में परीक्षा में पास होता है। जो कार्यकर्ता संकट काल में परीक्षा में पास नहीं होता है वो कार्यकर्ता नहीं माना जाता है। तो संकट काल में आदमी को संगठन की शक्ति के तौर पर काम करना चाहिए और ये साजिश को विफल करने का काम करना चाहिए। इतना ही मैसेज है मेरा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी, जिन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण अपने समय दे करके बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने क्लियर किया है। देखते रहिए MN TV। अब तक के लिए धन्यवाद।